कल्पना कीजिए कि एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, राइट? उसने अपना करोड़ों का बजट एक मार्केटिंग कैंपेन पे खर्च कर दिया। और मुझे लगता है मैं जानती हूँ कि ये कहानी कहाँ जा रही है। बिल्कुल। और वो कैंपेन पूरी तरह से फेल हो गया। हम्म अब जब बाद में जांच की गई तो पता चला कि कोई बहुत बड़ी रणनीतिक चूक नहीं थी। गलती सिर्फ इतनी थी कि उनके कंप्यूटर सिस्टम ने तारीखों के फॉर्मेट में 4 मई और 5 अप्रैल के बीच का फर्क ही नहीं समझा था। ओह, वो मंथ फर्स्ट और डे फर्स्ट वाला कंफ्यूजन। हाँ, वही। या फिर मान लीजिए कि एक छोटे से बिल्कुल अदृश्य स्पेस या गलत जगह लगे हुए कॉमा ने पूरे के पूरे डेटाबेस का गणित बिगाड़ दिया। राइट। मतलब सुनने में ये एक बहुत ही छोटी सी बात लगती है ना, लेकिन डिजिटल दुनिया में इसे लिटरली एक आपदा माना जाता है। तो आज की इस गहन चर्चा में हम इसी विषय की गहराइयों में उतरने वाले हैं, जिसे टेक की भाषा में डेटा हाइजीन या डेटा की साफ सफाई कहा जाता है। बिल्कुल, और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। सही कहा। और आज की चर्चा के लिए हमारे पास जो नोट्स और स्रोत आए हैं वे सच में बेहद दिलचस्प हैं। मतलब एक तरफ तो हमारे पास KNMI, जिसे नाइम कहते हैं, उस एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म में डेटा क्लीनिंग की एक पूरी मास्टर क्लास है, जो कि बहुत ही डिटेल में है। हाँ। और दूसरी तरफ सोर्सेस के इसी ढेर में एक बहुत ही अजीब सी, बिना किसी ढांचे वाली कच्ची एंट्री भी मौजूद है। उसमें बस इतना लिखा है, द असाइनमेंट ऑन क्लिक क्रॉनिकल्स एपिसोड 10, जिसका पूरा क्रेडिट असाइनमेंट ऑन क्लिक नाम की कंपनी को जाता है। हाँ, मैंने भी वो देखा। काफी रैंडम लगा ना। बहुत रैंडम। लेकिन यह कच्चा टेक्स्ट असल में यह समझने के लिए एक बेहतरीन उदाहरण है कि डिजिटल दुनिया में डेटा कितना अस्त व्यस्त होता है। और आज हमारा मिशन यही समझना है कि KNMI जैसे विजुअल टूल्स इस कचरे को कैसे एक सटीक और कीमती जानकारी में बदलते हैं। बिल्कुल। और आपने वो जो 4 मई और 5 अप्रैल वाला उदाहरण दिया ना, वो एकदम सटीक है। क्योंकि जब भी हम डेटा साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे भारी भरकम शब्द सुनते हैं तो दिमाग में वो साईफाई मूवीज आने लगती हैं। हाँ, एग्जैक्टली। हमें लगता है कि कोई भविष्य की तकनीक होगी या कोई बहुत ही जटिल एल्गोरिदम चल रहा होगा। लेकिन असलियत ये है कि किसी भी डेटा साइंटिस्ट का 80% से ज्यादा समय सिर्फ और सिर्फ डेटा की सफाई करने में बीतता है। वेट, 80%? मतलब उनका ज्यादातर काम सिर्फ झाड़ू पोछा लगाना है? हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। और यहीं पर KNIME यानी कॉन्स्टेंस इंफॉर्मेशन माइनर जैसे प्लेटफॉर्म्स तस्वीर में आते हैं। ये एक ओपन सोर्स टूल है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका विजुअल ग्राफिकल इंटरफेस है। मतलब इसमें कोडिंग नहीं करनी पड़ती? बिल्कुल नहीं। डेटा को साफ करने के लिए आपको स्क्रीन पर कोड की हजारों लाइनें लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बजाय स्क्रीन पर छोटे छोटे रंगीन बॉक्स होते हैं जिन्हें नोड्स कहा जाता है। नोड्स? अच्छा। हाँ, NODES। हर नोड एक खास काम करता है और इन नोड्स को एक साथ जोड़कर डेटा को प्रोसेस किया जाता है। मतलब आप इसे ऐसे समझें जैसे डेटा एक फैक्ट्री की असेंबली लाइन से गुजर रहा हो और हर स्टेशन पर उसकी छटाई और सफाई हो रही हो। एक असेंबली लाइन की ये तस्वीर दिमाग में बहुत अच्छे से बनती है। लेकिन देखो, यहाँ मेरे मन में एक बहुत ही बुनियादी सवाल आ रहा है। पूछिए। आज के समय में हमारे पास सुपर कंप्यूटर्स हैं, राइट? क्लाउड कंप्यूटिंग है और बेहद तेज प्रोसेसर हैं। तो फिर इस छटाई या सफाई में इतना समय और पैसा क्यों बर्बाद करना? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। मतलब क्या ये शक्तिशाली मशीनें खुद इस कचरे को नजरअंदाज करके सीधे काम की बात यानी डेटा एनालिसिस पर नहीं जा सकती? एक्चुअली यही वो सबसे बड़ी गलतफहमी है जिसकी वजह से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स डूब जाते हैं। हाँ। मशीनें बहुत तेज और शक्तिशाली जरूर है, लेकिन वे बेहद शाब्दिक या लिटरली चीजों को लेने वाली होती हैं। मतलब उनमें इंसानों जैसी कॉमन सेंस नहीं होती? बिल्कुल नहीं। हमारे सोर्स मटेरियल में इसके 3 बहुत ही ठोस और तार्किक कारण बताए गए हैं कि डेटा एनालिसिस से पहले ये सफाई क्यों जरूरी है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण है एक्यूरेसी या सटीकता। ओके। कंप्यूटर साइंस में एक बहुत ही पुरानी कहावत है, शायद आपने सुनी हो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। हाँ हाँ, बिल्कुल सुनिए। तो अगर मशीन के अंदर कचरा डाला जाएगा तो वो जो नतीजे देगी वो भी कचरा ही होगा। मशीन वही पैटर्न सीखती है जो उसे डेटा में दिखता है। हाँ, यानी अगर डेटा में गलतियां हैं तो मशीन उन गलतियों को ही सच्चाई मान लेगी, राइट? एग्जैक्टली। दूसरा बड़ा कारण है एफिशिएंसी या कार्यक्षमता। अब सोचिए,
अगर लाखों करोड़ों पंक्तियों वाला डेटा सही तरीके से फॉर्मेट नहीं किया गया है, तो कंप्यूटर उसे प्रोसेस करने में हैंग हो जाएगा। हाँ, उस कच्चे डेटा को पढ़ने में कंप्यूटर को बहुत ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर लगानी पड़ती है। सर्वर पर लोड बढ़ता है, प्रोसेसिंग का समय घंटों से दिनों में बदल सकता है और अंततः कंपनी का बहुत सारा पैसा सर्वर की कॉस्ट में बर्बाद होता है। ओहो, मतलब ये सिर्फ समय की नहीं, पैसों की भी बर्बादी है। बिल्कुल। और तीसरा कारण है डिसीजन क्वालिटी, यानी बेहतर निर्णय लेना। देखिए, हर विश्लेषण का अंतिम लक्ष्य कोई ना कोई व्यावसायिक या रणनीतिक फैसला लेना ही होता है ना। राइट, बिजनेस डिसीजन। अगर डेटा की नींव ही हिली हुई है तो उस पर बनी रणनीति की इमारत तो ताश के पत्तों की तरह ढही जाएगी। तो ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि सफाई कोई विकल्प नहीं है, बल्कि एक मजबूरी है। हाँ। इसे समझने के लिए चलिए एक कमरे का उदाहरण लेते हैं। बताइए। मान लीजिए कि आपका एक कमरा है जो पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। मतलब कपड़े यहाँ वहाँ पड़े हैं, किताबें फर्श पे बिखरी हैं और पुराने कॉफी के कप हर जगह जमा हैं। टिपिकल बैचलर पैड, राइट? हाँ, बिल्कुल। अब अगर इस कमरे में किसी को अपनी कार की चाबियां ढूंढनी हो, जिसे हम सही इंफॉर्मेशन कह सकते हैं जो उसे आगे ले जाएगी, तो वो उसे कभी नहीं मिलेगी। उस चाबी को खोजने के लिए पहले उस कचरे को हटाना ही होगा। बिल्कुल सही एनालॉजी है। तो चलिए देखते हैं कि इस डेटा वाले कमरे में सबसे बड़ी और सबसे आम गलतियां क्या होती हैं। सोर्सेस के हिसाब से एक जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली चीज सामने आती है वो है मिसिंग वैल्यूज या गायब डेटा। ओहो, ये तो डेटा साइंटिस्ट का सबसे बड़ा सिरदर्द है। मतलब मान लीजिए कि एक स्प्रेडशीट है और उसमें बीच बीच में कुछ बॉक्स बिल्कुल खाली हैं। ये तो उस जिक्सॉ पजल की तरह हो गया ना, जिसके कुछ टुकड़े ही गायब हैं। हाँ, और मजे की बात यह है कि एक खाली बॉक्स, लिटरली एक खाली सेल, पूरे के पूरे मशीन लर्निंग मॉडल को क्रैश कर सकता है। कई एल्गोरिदम इन खाली जगहों को पढ़ ही नहीं पाते। तो फिर इसका क्या इलाज है? अब इस समस्या को सुलझाने के लिए KNIM प्लेटफॉर्म में एक मिसिंग वैल्यू नोड होता है। ये नोड सिर्फ एक फिक्स्ड काम नहीं करता, बल्कि स्थिति के हिसाब से अलग-अलग रणनीतियां अपनाता है। अच्छा। जैसे कि उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी कॉलम में ग्राहकों की उम्र का डेटा है और कुछ लोगों की उम्र वहां नहीं लिखी है, तो ये नोड क्या करेगा? ये उस कॉलम में मौजूद बाकी सभी उम्र का मीन यानी औसत निकालकर उस खाली जगह को भर देगा। वेट रुको, ये थोड़ा अजीब और जटिल लग रहा है मुझे। क्यों, क्या हुआ? मतलब अगर कोई जानकारी असल में गायब है और हम उस खाली जगह को औसत से भर देते हैं, तो क्या ये एक तरह से खुद से नकली डेटा बनाना नहीं हुआ? मतलब क्या हम विश्लेषण की सहूलियत के लिए असलियत को नहीं बदल रहे हैं? ये बहुत ही शानदार ऑब्जर्वेशन है आपका। सतह से देखने पर ये बिल्कुल नकली डेटा बनाने जैसा ही लगता है। हाँ, फैब्रिकेशन लग रहा है। लेकिन सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स के नजरिए से हम कोई नया तथ्य नहीं गढ़ रहे हैं, बल्कि हम उस डेटा सेट के ओवरऑल ट्रेंड या समग्र रुझान को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ओवरऑल पिक्चर खराब ना हो इसलिए। राइट। अगर 1,00,000 लोगों का डेटा है और उसमें से सिर्फ 10 लोगों की उम्र गायब है, तो उन 10 जगहों पर औसत उम्र लिख देने से पूरा डेटा सुरक्षित रहता है और अंतिम नतीजे पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि मीन या औसत का इस्तेमाल हर जगह नहीं किया जा सकता। तो फिर इसके अलावा और क्या तरीके होते हैं इस नोड के पास? अगर डेटा में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव है, तो ये नोड मीडियन का इस्तेमाल करता है, जो डेटा के बिल्कुल बीच की वैल्यू होती है। इसके अलावा कई बार गायब जगह पर एक फिक्स्ड कांस्टेंट डाल दिया जाता है। फिक्स कांस्टेंट मतलब कोई पक्का शब्द? हाँ, जैसे कि अननोन या अज्ञात, ताकि सिस्टम को पता रहे कि यहाँ जानकारी नहीं थी पर खाली भी ना छूटे। और अगर किसी एक पंक्ति में बहुत ज्यादा जानकारी गायब है, मान लीजिए किसी ग्राहक का नाम, पता, फोन नंबर सब कुछ खाली है, तो उसे बचाने का कोई फायदा नहीं। बिल्कुल। तो ये नोड उस पूरी की पूरी पंक्ति को ही डिलीट कर देता है। कभी-कभी खराब डेटा को पूरी तरह से हटा देना ही सबसे अच्छा विकल्प होता है। सही बात है। चलिए मान लेते हैं कि जो टुकड़े गायब थे वो मीन या मीडियन से भर दिए गए। लेकिन क्या हो जब पजल में कोई ऐसा टुकड़ा आ जाए जो उस तस्वीर का हिस्सा ही ना हो? आपका मतलब आउटलायर से है? हाँ, आउटलायर्स। कुछ ऐसे असामान्य आंकड़े जो बाकी के पैटर्न से बिल्कुल अलग होते हैं। मतलब मान लीजिए कि एक आम मिडिल क्लास मोहल्ले की औसत आय का हिसाब लगाया जा रहा है और अचानक उस मोहल्ले में दुनिया का कोई अरबपति आकर रहने लगे। हाँ, फिर तो गणित हिल जाएगा। बिल्कुल। अब अगर कोई मशीन उस मोहल्ले की औसत आय निकालेगी तो गणित के हिसाब से ऐसा लगेगा जैसे पूरा मोहल्ला ही करोड़पतियों का है।
ये तो पूरे नतीजे को ही गलत दिशा में ले जाएगा ना। एकदम सही कहा आपने। आउटलायर्स किसी भी डेटा सेट के वो शरारती तत्व होते हैं जो पूरे विश्लेषण का गणित बिगाड़ सकते हैं। वे गणितीय रूप से मौजूद होते हैं, लेकिन वे सामान्य व्यवहार का प्रतिनिधित्व नहीं करते। तो केनाइम इससे कैसे निपटता है? इसे ठीक करने के लिए केनाइम में आउटलायर रिमूवल नोड होता है। अब ये जानना बहुत दिलचस्प है कि ये नोड असल में काम कैसे करता है। बताइए, मैं भी सुनना चाहता हूँ। ये आउटलायर्स को पहचानने के लिए एक खास सांख्यिकीय तरीके का इस्तेमाल करता है, जिसे इंटरक्वार्टाइल रेंज या IQR कहा जाता है। ये IQR काम कैसे करता है? इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है? थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। बिल्कुल, इसे ऐसे समझते हैं। ये नोड क्या करता है कि पूरे डेटा को सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े नंबर के क्रम में लगाता है, एक लाइन में। फिर ये उस पूरे डेटा को 4 बराबर हिस्सों में यानी क्वार्टाइल्स में बांट देता है। ओके, 4 हिस्से हो गए? हाँ, लेकिन इस नोड का पूरा फोकस सिर्फ बीच वाले 50% हिस्से पर होता है, जिसे 25वें परसेंटाइल से लेकर 75वें परसेंटाइल तक माना जाता है। ये जो बीच का हिस्सा है ना, यही वास्तव में उस डेटा का सामान्य व्यवहार होता है। मतलब यही आम जनता है, अरबपति इसमें नहीं है। राइट। इसके बाद ये नोड इस बीच वाले हिस्से के दोनों तरफ एक अदृश्य बाड़ या फेंस लगा देता है। ये बाड़ उस बीच वाले हिस्से के आकार का 1.5 गुना दूर लगाई जाती है। अच्छा, एक लिमिट सेट कर दी जाती है। हाँ, इसके पीछे का गणित बहुत स्पष्ट है। जो भी आंकड़ा इस बाड़ के अंदर है वो सामान्य है, और जो भी आंकड़ा इस बाड़ के बाहर गिरता है, जैसे वो आपका अरबपति, तो उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। बिल्कुल, उसे आउटलायर मान लिया जाता है और सिस्टम उसे अपने आप डेटा सेट से बाहर निकाल फेंकता है। ये बाड़ वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही लॉजिकल है। तो अब हमारे पास गणितीय रूप से एक साफ डेटा सेट आ गया है। गायब नंबर भर दिए गए हैं और अरबपतियों को औसत से बाहर कर दिया गया है। हाँ, नंबर्स तो सॉर्ट आउट हो गए। लेकिन मुझे लगता है सिस्टम तब भी पूरी तरह से क्रैश हो सकता है अगर डेटा में एक छोटी सी लगभग अदृश्य गलती हो। मेरा मतलब है शब्दों, टेक्स्ट और फॉर्मेटिंग की पहेली से। ओह, वो तो एक अलग ही लेवल का सिरदर्द है। बिल्कुल। एक वास्तविक दुनिया का उदाहरण लेते हैं। किसी भी इंसान के लिए NYC और न्यूयॉर्क सिटी का मतलब बिल्कुल एक ही शहर है, राइट? हाँ, कोई भी बता देगा। लेकिन एक कंप्यूटर के लिए उसके लिए दोनों अलग-अलग ब्रह्मांड हो सकते हैं। अगर डेटा में ये दोनों अलग-अलग लिखे हैं तो कंप्यूटर इन्हें 2 अलग शहरों के रूप में गिनेगा। एकदम सही। या फिर मान लीजिए कि किसी ने फॉर्म भरते समय अपने नाम के आगे गलती से स्पेस बार दबा दिया हो। अब इंसान की आंखें तो स्पेस को नहीं देख सकती, लेकिन मशीन उसे एक बिल्कुल नया और अलग कैरेक्टर मान लेती है। हाँ, ये जो कॉस्मेटिक और फॉर्मेटिंग की गलतियां होती हैं ना, ये किसी बुरे सपने से कम नहीं होती। इसी अदृश्य कचरे को साफ करने के लिए काइम स्ट्रिंग मैनिपुलेशन नोड का इस्तेमाल करता है। स्ट्रिंग? ये स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग कंप्यूटर की भाषा में टेक्स्ट या अक्षरों के समूह को कहते हैं। तो ये नोड सबसे पहले तो टेक्स्ट के आगे और पीछे लगे उन फालतू स्पेसेस को ट्रिम कर देता है, जिन्हें लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेस कहा जाता है। मतलब जो एक्स्ट्रा स्पेस बार दब गए थे वो हटा दिए। राइट। लेकिन इस नोड की असली ताकत इसके अंदर छुपे रेगुलर एक्सप्रेशन या जिसे शॉर्ट में रेजेक्स कहते हैं, उसमें होती है। ये रेजेक्स क्या होता है? क्या ये किसी स्पेलिंग डिक्शनरी की तरह काम करता है जो शब्दों को ऑटो करेक्ट करता है? नहीं, डिक्शनरी तो बहुत ही सीधी चीज हो गई। रिजेक्स असल में एक गणितीय बाउंसर की तरह है जो एक क्लब के दरवाजे पे खड़ा है। बाउंसर? दिलचस्प है। हाँ, ये बाउंसर सिर्फ चेहरे यानी पूरे शब्द नहीं देखता, बल्कि ये पैटर्न चेक करता है। रिजेक्स डेटाबेस को निर्देश दे सकता है कि देखो, अगर तुम्हें कोई ऐसा शब्द दिखे जिसमें N, Y और C एक साथ हो, चाहे वो कैपिटल लेटर में हो या स्मॉल लेटर में, तो उसे तुरंत पकड़कर न्यूयॉर्क सिटी में बदल दो। अरे वाह, मतलब ये हर वेरिएशन को पकड़ लेगा। बिल्कुल, ये सिर्फ शब्दों को नहीं ढूंढता, बल्कि अक्षरों के स्ट्रक्चर और उनकी बनावट को पहचानकर पूरे डेटाबेस में एक रूपता यानी यूनिफॉर्मिटी लाता है। और यही एक रूपता तब और भी बड़ी चुनौती बन जाती है जब बात तारीखों या डेट्स की आती है। हाँ, डेट्स तो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती हैं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में तारीखें अलग अलग तरीके से लिखी जाती हैं। जी। कहीं दिन पहले आता है तो कहीं महीना। यही वो 4 मई और
5 अप्रैल वाला कंफ्यूजन है जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। मतलब अगर स्प्रेडशीट में 0405 लिखा है तो मशीन इसका क्या मतलब निकालेगी? 4 मई या 5 अप्रैल? बिल्कुल, तारीखों का ये कंफ्यूजन बड़े बड़े सिस्टम्स को उलझा देता है। इसके लिए नाइम का स्ट्रिंग टू डेटा टाइम नोड काम में आता है। ये कैसे काम करता है? ये नोड क्या करता है कि ये पूरे कॉलम को स्कैन करता है और ये समझने की कोशिश करता है कि टेक्स्ट किस रूप में लिखा गया है। फिर ये उस पूरे अस्त-व्यस्त टेक्स्ट को पकड़ता है और उसे एक स्टैंडर्ड सख्त ढांचे में ढाल देता है। ढांचे से आपका मतलब कोई फिक्स्ड फॉर्मेट? हाँ, जैसे कि YYY यानी साल महीना दिन। इस नोड के चलने के बाद चाहे किसी ने 4th of May लिखा हो या 04/05/2026 लिखा हो, सिस्टम उन सभी को 2026-0504 में बदल देगा। इससे कोई भी कंफ्यूजन बाकी नहीं रहता। अच्छा, तो ये सब एक ही पेज पे ले आता है। तो अब तक हमने अलग-अलग टूल्स या नोट्स के बारे में बात की है, लेकिन अगर डेटा अलग-अलग सिस्टम से आ रहा हो तो क्या होगा? मतलब? मान लीजिए कि एक टीम है जो दूरी को मील या माइल्स में नाप रही है और दूसरी टीम किलोमीटर में दर्ज कर रही है। अब जब ये दोनों अलग-अलग डेटा सेट एक साथ मिलाए जाएंगे तो इस भयानक कंफ्यूजन को कैसे सुलझाया जाएगा? हाँ, यहीं पर डेटा को मानकीकृत या स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत पड़ती है। मील और किलोमीटर जैसी समस्या को सुलझाने के लिए मैथ फॉर्मूला नोट का उपयोग किया जाता है। मैथ फॉर्मूला? या। इसमें हम खुद गणित लगाते हैं? हाँ, इस नोड के अंदर एक सीधा गणितीय फॉर्मूला सेट कर दिया जाता है। ये पूरे डेटाबेस को स्कैन करेगा और जहां भी दूरी मील में होगी उसे एक फिक्स्ड नंबर जैसे 1.609 से गुणा करके किलोमीटर में बदल देगा। ओ, तो इससे पूरी फाइल में सिर्फ एक ही मेजरमेंट यूनिट रह जाती है। बिल्कुल, एकदम क्लीन। और अगर हमें संख्याओं की जगह टेक्स्ट वाली कैटेगरीज को एक करना हो? यहीं पर मुझे हमारे सोर्सेज के ढेर में मिली उस अजीब सी एंट्री की याद आ रही है। हाँ, वो असाइनमेंट ऑन क्लिक वाली एंट्री। एग्जैक्टली। उसमें बिना किसी स्ट्रक्चर के बस इतना लिखा था: कंपनी नेम, असाइनमेंट ऑन क्लिक, EP10, ऑल क्रेडिट गोज टू असाइनमेंट ऑन क्लिक। बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड था वो। राइट। अगर इंटरनेट से ऐसा ही बिना सिर पैर का कच्चा डेटा इकट्ठा हो रहा हो जिसमें ना कोई कॉलम हो और ना कोई स्पष्ट जानकारी, तो एक मशीन उसे कैसे समझेगी? देखिए, वो कच्चा टेक्स्ट इस बात का एकदम सही उदाहरण है कि असली दुनिया का डेटा कितना बेतरतीब होता है। जब वेब स्क्रैपिंग के जरिए इंटरनेट से डेटा निकाला जाता है तो वो अक्सर ऐसा ही दिखता है। तो इसे कैसे सुलझाएं? इस तरह के अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को व्यवस्थित करने के लिए KNIME का रूल इंजन नोड बहुत शक्तिशाली साबित होता है। ये नोड पूरी तरह से तार्किक नियमों पर काम करता है। मतलब, अगर ऐसा है तो वैसा करो, या इफ दिस देन दैट। मतलब हम इस रूल इंजन को ये समझा सकते हैं कि उस अजीब सी लाइन का असल मतलब क्या है? बिल्कुल, हम रूल इंजन नोड को ये निर्देश दे सकते हैं कि देखो, पूरे टेक्स्ट को स्कैन करो। अगर तुम्हें किसी भी लाइन में ऑल क्रेडिट गोज टू और असाइनमेंट ऑन क्लिक जैसे कीवर्ड्स एक साथ दिखाई दें तो उसे पकड़ लो। हाँ, तो उस पूरे रिकॉर्ड को उठाकर एक नई कैटेगरी में डाल दो जिसका नाम होगा कॉपीराइटेड मीडिया या पार्टनर एसेट। इस तरह वो कच्चा और समझ में ना आने वाला टेक्स्ट एक बहुत ही साफ और स्पष्ट कैटेगरी में बदल जाता है, जिसे कोई भी एनालिटिक्स टूल आसानी से पढ़ सकता है। वाह! तो अब हमने नोट्स का एक पूरा टूल बॉक्स खुलकर देख लिया है। मतलब हमने समझा कि कैसे मिसिंग वैल्यू नोड गायब डेटा को औसत से भरता है, कैसे आउटलायर रिमूवल नोड बाड़ लगाकर असामान्य आंकड़ों को बाहर निकालता है, और कैसे स्ट्रिंग टू डेट तारीखों को एक सांचे में ढालता है। राइट। और कैसे रेजेक्स और रूल इंजन टेक्स्ट के कचरे को साफ करते हैं। अब अगर इन सभी टूल्स को एक साथ एक सिस्टम में पिरोना हो तो वो कैसा दिखेगा? एक पूरे वर्कफ्लो की तरह। इस पूरी फाइल को एक मशीन में डालकर साफ करने की प्रक्रिया क्या होगी? इसे समझने के लिए हम KNIME के एक 6 स्टेप वर्कफ्लो की कल्पना करते हैं। ये बिल्कुल एक फैक्ट्री की असेंबली लाइन जैसा है, जहां कच्चा माल एक तरफ से घुसता है और दूसरी तरफ से तैयार उत्पाद बाहर निकलता है। तो पहला कदम क्या होगा? कदम 1, सबसे पहले आता है फाइल रीडर नोड। ये नोड उस खराब और अस्त-व्यस्त स्प्रेडशीट को पकड़ता है और उसे KNIME प्लेटफॉर्म के अंदर खींच लाता है। ओके, मतलब डेटा सिस्टम में आ गया। अब कदम 2? कदम 2, जैसे ही डेटा अंदर आता है उसे मिसिंग वैल्यू नोड से गुजारा जाता है। ये नोड चेक करता है कि किन ग्राहकों की खरीद की रकम गायब है और वहां औसत रकम भर देता है। शानदार। और कदम 3 में पक्का तारीखें सही होंगी? बिल्कुल।
कदम 3 में डेटा आगे बढ़ता है स्ट्रिंग टू डेट टाइम नोड के पास। ये नोड जन्म तिथि वाले कॉलम में मौजूद 0405 या 4th में जैसे कंफ्यूजन को खत्म करके सबको YYYYMMDD के ढांचे में फिट कर देता है। इसके बाद कदम 4 क्या है? कदम 4 में बारी आती है टेक्स्ट की सफाई की। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन नोड एक्टिव होता है। वो ग्राहकों के नामों के आगे पीछे लगे फालतू स्पेसेस को हटाता है और रिजेक्ट्स का इस्तेमाल करके स्पेलिंग की गलतियों को ठीक करता है। मतलब कचरा साफ। और कदम 5? कदम 5 है रूल इंजन नोड। ये नोड ये सुनिश्चित करता है कि शहरों के नाम एक समान हो। अगर कहीं NYC है और कहीं न्यूयॉर्क, तो ये नियम लगाकर उन सबको एक सिंगल कैटेगरी में बदल देता है। और फाइनली कदम 6? कदम 6 अंत में जब डेटा पूरी तरह से साफ, बेदाग और एक रूप हो जाता है, तब उसे CSV राइटर नोड में भेज दिया जाता है। ये नोड इस नए और चमकते हुए डेटा सेट को एक नई फाइल में सेव कर देता है। और बस हमारा काम हो गया। हाँ, अब ये फाइल किसी भी मशीन लर्निंग मॉडल या बिजनेस रिपोर्ट के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस पूरी प्रक्रिया को सुनने के बाद एक बात जो बहुत स्पष्ट रूप से उभर कर आती है, वो ये है कि डेटा क्लीनिंग अब कोई ऐसा काम नहीं रह गया है जिसके लिए किसी इंसान को बैठकर हफ्तों तक कोड लिखना पड़े। बिल्कुल नहीं, टूल्स ने इसे बहुत बदल दिया है। कैनाइम का ये विजुअल तरीका डेटा साइंस को बहुत ही सुलभ बना देता है। इसके नोट्स सिर्फ डेटा को साफ नहीं करते, बल्कि वे उस डेटा के पीछे के तर्क को भी पारदर्शी बना देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये टूल्स बहुत बड़े एंटरप्राइज लेवल के डेटा सेट्स को भी बिना धीमे पड़े प्रोसेस कर सकते हैं। सही रहा। अंततः ये सारा खेल सिर्फ फाइलों को व्यवस्थित करने के बारे में नहीं है। ये असल में इस बात का प्रतीक है कि हम दुनिया भर के शोर शराबे यानी उस अथाह नॉइस के बीच से काम की जानकारी, वो कीमती सिग्नल कैसे बाहर निकालते हैं। और ये सिग्नल ही है जो किसी भी व्यवसाय या रिसर्च को सही दिशा में ले जाता है। ये सिग्नल और नॉइज वाली बात एकदम सटीक है, लेकिन डेटा साइंस के नजरिए से ये पूरी चर्चा एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल भी खड़ा करती है। वो क्या? देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है कि विजुअल टूल्स और ऑटोमेशन ने इस सफाई प्रक्रिया को अविश्वसनीय रूप से तेज और आसान बना दिया है। हम IQR लगाकर आउटलायर्स को निकाल रहे हैं, नियम बनाकर टेक्स्ट को सीधा कर रहे हैं। राइट, सब कुछ परफेक्ट कर रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जैसे जैसे हम इस प्रक्रिया को और ज्यादा ऑटोमेट करते जाएंगे, क्या कभी ऐसा वक्त आएगा जब हम इस परफेक्शन की चाहत में गलती से उस ह्यूमन नॉइज या उन अजीबोगरीब विसंगतियों को भी डिलीट कर देंगे जिनमें शायद कोई बहुत बड़ा इनोवेशन छुपा हो? ओह, मतलब हम कुछ जरूरी चीज भी मिटा सकते हैं। बिल्कुल। इतिहास गवाह है कि विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में कई सबसे बड़ी खोज डेटा के उन्हीं आउटलायर्स में छुपी थी जिन्हें पहली नजर में कचरा या गलती मान लिया गया था। ये तो बहुत गहरी बात है। क्लीन डेटा और सटीक नियम बेहतरीन फैसले लेने के लिए बहुत जरूरी हैं। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि हम डेटा को इतना परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उसमें से वो अनोखापन और अप्रत्याशित जादू ही खोते जा रहे हैं जो सिस्टम के बाहर मौजूद है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कहीं सफाई के चक्कर में हम असल जादू ही ना खो दें। इस विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। जो लोग सुन रहे हैं, उनके लिए ये यकीनन सोचने का एक नया नजरिया होगा।